नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बच्चों ने किया मनमानी तो पिता ने लिया एक अनोखा फैसला। मैं जिस परिवार की बात कर रहा हूँ इसमें रमेश, उसकी पत्नी आशा, बहन हेमा, बेटा बंटी और बेटी पिंकी के साथ साथ परिवार के वरिष्ठ सदस्य बाबूजी रहते हैं। बाबूजी लगभग 72 वर्ष के उम्र दराज मगर रोबीले व्यक्तित्व के स्वामी हैं। उनके सर पर आज भी घने धवल श्वेत केश विराजमान हैं। मूछें भी घनी सफ़ेद हैं जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से सूट करती हैं। बाबूजी अपने समय के पुराने प्रथम श्रेणी अधिकारी रहे हैं और वो ठसक आज भी बरकरार है। पूरे घर पर आज भी अंतिम रूप से उनका ही आदेश चलता है। हालांकि आजकल सभी इस बात का प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर बातें उनके कान तक न पहुँचे और इसलिए अक्सर बाबूजी को बाईपास करके सभी अपनी मन मर्जी कर लेते हैं। मगर हमेशा चौकन्ने रहने वाले बाबूजी की नज़रों से ये बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी कि आजकल परिवार के सदस्य कभी कभी उनकी अवहेलना कर चुपचाप अपनी मनमानी करने लगे हैं। उन्होंने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया। चूँकि बाबूजी के पास अपनी बचत का काफ़ी पैसा बैंक में था और साथ ही ये मकान भी उनका ही था। वे ही हर महीने घर के आवश्यक खर्च के पैसे दिया करते थे, सो सभी उनका लिहाज करते थे क्योंकि आखिर जब तक बाबूजी घर खर्च के पैसे देते रहेंगे तब तक उनकी पूरी तनख्वाह की बचत होनी थी। इसलिए बेटे बहू के साथ बहू और बच्चों के बीच उनकी पूछ परख बराबर बनी हुई थी। मगर आजकल वे लोग चालाकी करने लगे थे जो बाबूजी की पारखी नज़रों से छुप नहीं सकी। बाबूजी के मन में कुछ निश्चय किया और सुबह जब वे सैर कर रहे थे उन्होंने अपने पुराने मित्र जगनलाल जी को फ़ोन लगाया। जगनलाल जी से बातें करते हुए उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो वे बोले, ठीक है भाई, मैं कल तुम्हारे घर आ जाता हूँ। दादाजी ने तुरंत उन्हें मना कर दिया और बोले, बात कुछ ऐसी ही है कि मैं अपने घर पर नहीं कर पाऊँगा। तो जगनलाल जी बोले, यार फिर तो तुम मेरे घर भी मत आओ क्योंकि तुम्हारे और हमारे बच्चों की आपस में बातें होती रहती हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम हमारे घर आए थे। आखिर दोनों ने बाहर ही मिलने का तय किया। अगले दिन पार्क में दोनों दोस्त मिले तो हमारे मुख्य पात्र बाबूजी ने अपना दर्द बयां किया और दोस्त से सलाह मांगी। जगनलाल जी काफ़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, यार तुम थोड़ा सब्र रखो, मैं इस बारे में अपने मंत्री से सलाह लेकर तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बाबूजी ने पूछा, अरे भाई तेरा मंत्री कौन है? तो जगनलाल जी बोले, ये सीक्रेट है। दोनों दोस्त वापस घर आ गए। बाबूजी बड़ी बेसब्री से अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अगले दिन जगनलाल जी ने उन्हें सुबह 8 बजे पार्क में बुलवाया। वे निश्चित समय पर पहुंच गए। थोड़ी देर में जगनलाल जी अपनी गाड़ी से उतरे। उनके साथ एक आधुनिका भी गाड़ी से उतरी। जगनलाल जी के साथ एक अजनबी नवयुवती को आते देख हमारे बाबूजी थोड़ा असमंजस में पड़ गए। दोनों बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बतियाते हुए उनके करीब पहुँचे तो जगनलाल जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और फुसफुसा कर कुछ बातें कही। उन्होंने कनखियों से युवती को देखा। फिर जगनलाल जी जोर से बोले, तो भाई मेरे, आज से ये तेरी गर्लफ्रेंड हुई, अब तू जाने और ये जाने। बाबूजी भी थोड़ा संकोच से मुस्कुराए तो वो जोर से हंसकर बोली, ओह कम ऑन ओल्ड मैन, लेट अस एंजॉय दिस लाइफ। जगनलाल जी थोड़ी दूर हटकर बैठ गए। इधर वो युवती बाबूजी को अलग ले जाकर उनसे हंस हंस कर बातें करने लगी। वो बीच बीच में उन्हें कुछ समझाती सी लग रही थी और बाबूजी सहमति से सर हिलाते दिख रहे थे। वे लोग करीब 1 घंटे पार्क में रहे। फिर वो युवती जगनलाल जी के साथ चली गई और बाबूजी भी घर पर आ गए। आज बाबूजी ने घर में कदम रखा तो वे कोई पुरानी फिल्म का रोमांटिक गीत गुनगुना रहे थे जिसे सबसे पहले उनकी बहू ने मार्क किया। मगर उसने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि आज शायद ससुर जी को अपने पुराने दिनों की याद आ रही है। आखिर बासी कढ़ी में उबाल तो आने से रहा। अगले दिन बाबूजी सामान्य दिनों से जल्दी ही उठकर पार्क जाने को तैयार हो गए। वे बार बार बेचैनी से घड़ी देखते फिर कुछ गुनगुना रहे थे। उन्होंने आज और दिनों की तरह धोती कुर्ता नहीं पहना था बल्कि रेशमी अचकन और चूड़ीदार पैजामा पहनकर जा रहे थे। बहू ने ये देखा तो अपने पति को कुहनी मारकर उधर देखने का इशारा किया। रमेश ने देखा और धीरे से बोला, अरे यार, होगा कोई उनका खास दोस्त जिससे मिलने को इतने उतावले दिख रहे हैं।
बाबूजी घर से रवाना हो गए। आज वे और दिनों से लेट लगभग 2 घंटे बाद घर लौटे। आशा ने आज भी उन्हें कुछ गुनगुनाते हुए सुना तो अपनी ननद हेमा को बताया। हेमा बोली, अरे भाभी जी, ये कोई नया शौक चढ़ा होगा बाबूजी को, 2-4 दिन में ही उतर जाएगा। मैं जानती हूँ वे किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन पसंद नहीं करते हैं, मगर यहाँ तो दिनों दिन बाबूजी के रंग ढंग बदलने लगे थे। सबसे बड़ा तूफान तो तब आया जब लगभग 1 सप्ताह बाद बाबूजी ने रमेश से पूछा कि बेटा, हेयर डाई करने के कितने पैसे लगते हैं और कहाँ पर कराने से अच्छा रहेगा। बाबूजी की बातें सुनकर सभी चौंके। आशा ने घूर कर पति और ननद को देखा, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने पहले ही शंका प्रकट की थी कि इनकी हरकतें संदिग्ध लग रही हैं। रमेश ने उनकी ओर थोड़ा घूर कर देखा और बोला, मेरे पास फालतू बातों का कोई जवाब नहीं है, और पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। आशा भी पीछे पीछे आ गई। हेमा ने भी उनकी बात अनसुनी कर दी और अपने कमरे में चली गई। बाबूजी के होठों पर रहस्यमयी सी मुस्कान आ गई। कमरे में आकर बाबूजी कोई पुराना फिल्मी गीत गुनगुना रहे थे, जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी और उसे सुनकर बाकियों के सीने पर सांप लौट रहे थे। आशा से रहा न गया तो वह हेमा के कमरे में आ गई और बोली, मुझे तो बाबूजी की हरकतों से बड़ा डर लग रहा है। इस उम्र में अगर कुछ ऊंच नीच कर बैठे तो हमारे लिए समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। हेमा ने भी हामी में सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। फिर दोनों ननद भौजाई मिलकर इस बारे में विचार करने लगे। आखिर दोनों ने मिलकर तय किया कि बाबूजी का पीछा करके खबर निकाली जाए। अगले दिन सुबह बाबूजी सज धज कर, परफ्यूम लगाकर और करीने से बालों को संवार कर, अचकन और चूड़ीदार के साथ सफ़ेद नागरा पहनकर जाने लगे तो आशा और हेमा की नज़रें मिली, इशारे हुए और दोनों भी उनके पीछे जाने को तैयार हो गए। बाबूजी ने घर से निकलकर मेन रोड से टैक्सी पकड़ी तो दोनों चौंकी, मगर फिर तत्परता से हेमा ने एक टैक्सी रोकी और झटपट उस पर दोनों सवार हो गईं। आशा ने आगे जा रही टैक्सी के पीछे चलने को कहा। ड्राइवर ने मीटर गिराया और टैक्सी चल दी। लगभग शहर के बाहरी हिस्सों में बन रही एक कॉलोनी में आगे वाली टैक्सी घुसी तो उन्होंने अपनी टैक्सी बाहर मेन रोड पर ही रोकी और इंतज़ार करने लगे। 15 मिनट बाद ही वो टैक्सी कॉलोनी से बाहर आते दिखाई दी और फर्राटे से उनके बगल से निकल गई। जब तक इनकी टैक्सी रिवर्स होकर पलटती, वो टैक्सी आंखों से ओझल हो चुकी थी। दोनों असमंजस में पड़ गईं और बेवजह 1-2 रास्तों पर भटक कर आखिर ननद भौजाई ने वापस लौटने का मन बना लिया और टैक्सी लौटा दी। घर लौटकर हेमा ने कहा, देखा भाभी, बाबूजी नाक कटाने पर ही तुले लग रहे हैं। आशा बोली, हाँ, तुमने गौर किया था ना कि टैक्सी में बाबूजी की बगल में एक आधुनिका युवती बैठी थी और दोनों कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दोनों के घर लौटने के 3 घंटे बाद डोरबेल बजी तो आशा ने उठकर दरवाज़ा खोला और सामने एक अजनबी से अधेड़ किस्म के व्यक्ति को हाथ में बहुत से पैकेट के साथ देखकर पूछा, जी कहिए, किससे मिलना है आपको? अजनबी ठठाकर हंस पड़ा और बोला, अरे बहू, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा ससुर। आशा चिहुक कर बोली, अरे बाबूजी, आपको तो पहचाना ही नहीं जा रहा है। ये क्या हुलिया बना लिया है आपने? दरवाजे पर शोरगुल सुनकर हेमा भी भागकर दरवाजे तक आ गई थी। उसने भी बाबूजी से कहा, अरे बाप रे बाबूजी, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। दरअसल बाबूजी ने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली थी, बाल डाई करवाए थे और हाँ, घर से निकलते समय उन्होंने अचकन और चूड़ीदार पहन रखा था, जबकि अभी वो जीन्स और टी शर्ट में घर लौटे थे। उन्हें इस ड्रेस में पहले किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सभी चौंक रहे थे। बाबूजी अंदर जाकर सीधे अपने कमरे में चले गए। उन्होंने पलंग पर सारे पैकेट पटके और मोबाइल पर एक अंग्रेजी गाना लगाकर सुनने लगे। शाम को रमेश के लौटने पर ननद भौजाई ने मिलकर सारा किस्सा उसे बताया तो वो तमतमाते हुए बाबूजी के कमरे में गया और चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या है बाबूजी? आपने ये क्या हुलिया बना लिया है? आज लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बाबूजी मुस्कुरा कर बोले, क्या हुआ बेटे, मैं तो बस अपने शौक पूरे कर रहा हूँ, तुम्हें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रमेश भुनभुनाते हुए वापस आ गया। अगले दिन बाबूजी नाश्ते के बाद तैयार होकर निकल रहे थे तो हेमा ने उन्हें फ़ोन पर किसी को कहते हुए सुना, हाँ डार्लिंग, मैं बस निकल ही रहा हूँ, तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा।
वे निकल गए तो हेमा ने दौड़कर ये खबर भैया को देते हुए कहा, भैया बाबूजी का तो किसी से चक्कर भी चल रहा है, कल भी वो उनके साथ थी, हमने अपनी आंखों से देखा था। रमेश ने हड़बड़ा कर कहा, अरे बाप रे, कल क्यों नहीं बताई तुम लोगों ने ये बात? आशा बोली, आप जल्दी उनके पीछे जाकर देखो ना। रमेश बाहर निकला तो देखा बाबूजी सड़क के मोड़ पर टैक्सी के इंतजार में खड़े थे। उसने भी छुपकर उनका पीछा करना शुरू किया। बाबूजी ने टैक्सी ली तो वो भी उनके पीछे टैक्सी लेकर चल दिया। बाबूजी टैक्सी से सीधे पार्क में पहुंचे। वहां एक आधुनिका पहले से उनके इंतजार में खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया, फिर दोनों बतियाते हुए पार्क में चले गए। रमेश सब जानकारी लेकर लौट पड़ा। घर पर उसने सब बताया और बोला, आने दो बाबूजी को, आज मैं फैसला करके रहूँगा। बाबूजी शाम देर से घर लौटे। रमेश ऑफिस से आ गया था। उसने बैठक में ही उन्हें घेरा और सीधे पूछा, बाबूजी आप ये सब क्या कर रहे हैं? लगता है आपकी हरकतों से हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। हम लोगों को समाज में रहना है, लोगों को क्या जवाब देंगे? बाबूजी मुस्कुरा कर रह गए। उन्होंने रमेश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। रमेश पीछे बड़बड़ाते रह गया। अगले दिन फिर बाबूजी सुबह तैयार होकर निकले तो आशा और हेमा ने पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार मिलकर उनका पीछा करके उस करमजली को रंगे हाथों पकड़ने की तैयारी कर रखी थी। रमेश भी उनके साथ ही था। आखिर परिवार की मर्यादा दांव पर लगी थी। बाबूजी टैक्सी लेकर पार्क पहुंचे। ये लोग भी पीछे थे। वहां पहुंचने पर इन लोगों ने पाया कि आज तो उस सजी धजी आधुनिका के साथ एक और भी बूढ़ा लकदक पोशाक में पहले से मौजूद था। बाबूजी पहुंचे तो दोनों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दोनों बुजुर्ग जब आपस में गले मिल रहे थे तभी रमेश, आशा और हेमा तीनों उनके पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पहचाना दूसरे बुजुर्ग तो बाबूजी के परम मित्र जगनलाल जी थे। रमेश से रहा नहीं गया, वो उनके सामने जाकर गुस्से से बोला, अच्छा चाचा जी, हमारे बाबूजी को बिगाड़ने में आपका ही हाथ है। आप ही ने इन पर इस उम्र में इसका भूत चढ़ाया है। सुनकर जगनलाल जी अनजान बनकर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा क्या हुआ है? उनकी मुस्कान ने आग में घी का काम किया। रमेश आपे से बाहर होता हुआ चिल्लाया, आप इस बाजारू लड़की के साथ मिलकर मेरे भोले भाले पिताजी को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर जगनलाल जी के कुछ कहने से पहले ही वो आधुनिका बोली, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। मगर बाबूजी तुरंत बोल पड़े, खबरदार रमेश, जो मेरे दोस्त और इस बच्ची को कुछ कहा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो दूसरे के बहकावे में आ जाऊँगा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम सब वापस चले जाओ अपनी दुनिया में। मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीने दो। रमेश कुछ और बोलता, इससे पहले जगनलाल जी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और अपने साथ पार्क की बेंच पर बैठा लिया। उन्होंने आशा और हेमा को भी अपने पास बुलाया और बोले, बेटा आप लोग भी आओ और बैठकर इत्मीनान से पूरी बात सुनो। मेरा दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जिससे तुम्हारे परिवार की मर्यादा नष्ट हो। वो तो बस अपनी ज़िंदगी का सूनापन खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रमेश ने कहा, चाचा जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। अरे मेरे बाबूजी खुलेआम पार्क में एक जवान लड़की से मिल रहे हैं, दोनों साथ घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। क्या ये सब दूसरों को नहीं दिख रहा है? और जब हमें खराब लगता है तो दूसरों को भी तो नज़र में चुभता होगा ये सब। और आप कहते हो बाबूजी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। जगनलाल जी ने रमेश को शांत होने को कहा, फिर बोले, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे बाबूजी के साथ घूमने वाली लड़की उनकी नातिन होती तो क्या तब भी तुम्हें और दूसरों को एतराज़ होता? रमेश बोला, बिल्कुल नहीं। तो जगनलाल जी बोले, तो सुनो, ये जो लड़की तुम्हारे बाबूजी के साथ है वो मेरी नातिन रमोला है जो स्टेट्स में रहती है और आजकल मेरे घर घूमने आई हुई है। जब पार्क में अपने दोस्त से मिलकर मैं घर आया और रमोला को बताया कि आजकल मेरे अजीज दोस्त के घर पर तुम लोग उससे छुपकर अपनी मनमानी करने लगे हो। आजकल घर में उसकी पूछ कम हो रही है और इससे उसके मन को बहुत ठेस पहुंची है। तब रमोला ने ही उन्हें अपनी जीवन शैली बदलने की सलाह दी। जब मैंने उससे कहा कि इस उम्र में वे कैसे अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं, तब उसी ने उन्हें खुद पर खर्च करने और तुम लोगों की उपेक्षा का नाटक करने को कहा। उसने इस नाटक में मेरे दोस्त का साथ दिया और देखो, आज तुम सबका ध्यान पूरी तरह से अपने बाबूजी पर ही केंद्रित होकर रह गया है। अरे भाई, हम बूढ़े इस उम्र में सिर्फ अकेलेपन से ही घबराते हैं
और असुरक्षा की भावना हमें डराने लगती है। उसके बारे में सब कुछ सुनकर मेरी नातिन ने उनकी इस परेशानी को हल करने में उनकी मदद करने की ठान ली और वो सफल भी हुई। रमेश, आशा और हेमा ने आगे बढ़कर बाबूजी को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए उन्होंने बाबूजी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वचन दिया। फिर उन सब ने रमोला से भी माफ़ी मांगी और उसका शुक्रिया अदा किया और बाबूजी को साथ लेकर पूरा परिवार घर वापस लौट आया। दोस्तों, बुढ़ापे में बुजुर्गों को थोड़ा मान सम्मान चाहिए होता है और उन्हें अकेलापन काटने को दौड़ता है। बच्चों को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने बुजुर्गों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए और उन्हें मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन बुजुर्गों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों की हर मामले में दखलंदाजी नहीं करें, क्योंकि सभी को अपने हिसाब से जीवन जीने का हक होता है। आपको बाबूजी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।